जी टीवी में मुजाहिद अली आपको खुशामदीद कहता है। और आपको इल्म है कि जब से पाकिस्तान की टीम ने भारत को तारीखी शिकस्त दी है उस वक्त से सारी कौम को, जिसे कहते हैं क्रिकेट फोबिया हो गया है। और इस वक्त भी जो मार्का एक दूसरा बड़ा, और शायद इसलिए ज़्यादा बड़ा कि इस मैच को तो हर सूरत में पाकिस्तान को जीतना है न्यूजीलैंड के मुकाबले में। जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम गई थी, कुछ लोग कह रहे थे अरे ये चीज़ें क्रिकेट में होती हैं कि खेलने नहीं चाहिए था, ऐसे कैसे होता है। लेकिन आज का खेल मुझे तो अब इंडिया से जीत से ज़्यादा बड़ा लग रहा है, क्योंकि आप खुद ही गौर कर सकते हैं कितनी कौम ने उम्मीदें बांध रखी होंगी। और फिर दूसरी वो बड़ी ख़बर जिसने पिछले एक माह से एक आसाबी जंग जारी थी हमारे सिविल मिलिट्री पावर कॉरिडोर में, वो था DGISI की तकर्री। आमतौर पर DGISI की तकर्री इसलिए अहम होती है कि अब जो दाखिली और ख़ारजी मसाइल हैं उसमें उसका अहम तरीन रोल होता है, और ये कोई 3 दहाई से हो रहा है। DGISI का नोटिफिकेशन आ चुका था कि जिसमें फैज़ हमीद जा रहे थे, नदीम अंजुम आ रहे थे, लेकिन फिर इसमें ताख़ीर हुई और फिर कहानियाँ और अफवाहें, और फिर अब टाइमिंग का लोग जिक्र करने लगे। और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कहा ना, ख़ास तौर पर अपोजिशन तो इस अफवाहों को, ख़बरें और ख़बरों से हुकूमत के हिलने बल्कि गिरने तक की बातें करने लगी थी। और जैसे कि अब थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन ये आया कि नदीम अंजुम ही ISI के सरबराह होंगे, फैज़ हमीद पेशावर के, और यकीनन जो फ़ौज में डिसिप्लिन है। और हमारे शेख रशीद साहब को ये कहने का बजा तौर पर मौका मिल गया कि अफवाहें दम तोड़ गईं और सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक ही पेज पर है। वो जो अफवाहों का एक तूफ़ान खड़ा किया गया था वो दम तोड़ गया। पाकिस्तान की अजीम अफवाज और पाकिस्तान के मुंतखब हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान सब एक पेज पे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। 19 नवंबर तक जनरल फैज़ साहब ही DGISI होंगे और 20 नवंबर को नदीम अंजुम साहब जो है वो चार्ज लेंगे। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यकीन ये ऐलान पोजीशन के लिए तो खैर वो क्रिकेट को आपको देखा, लोग महंगाई तक भूल गए हैं, सिर्फ क्रिकेट फीवर में लगे हुए हैं। दूसरे DGISI का मसला। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मतीन हैदर हैं, आपको इल्म है कि बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं। मतीन, ये तो है कि नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन जो ताख़ीर हुई उससे एक डैमेज जिसे कहते हैं वो तो अपनी जगह हुए, क्योंकि मामूल से हटकर जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये नोटिफिकेशन रखा रहा, जारी करना पड़ा, तो होना भी यही चाहिए था। अब वो जो शेख साहब कह रहे थे अफवाहें दम तोड़ गई, एक पेज। मतीन हैदर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। बिल्कुल अफवाहें दम तोड़ गई। और आज जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात हुई तो बिल्कुल तवक्को ये की जा रही थी कि आज फैसला हो जाएगा, चूंकि आज होना भी था। चूंकि आज अलग सुबह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सऊदी अरब के सरकारी दौरे के बाद वतन पहुंचे, और जब वो सऊदी अरब गए थे तो ज़राए के मुताबिक उस वक्त वो कह के गए थे कि वो सऊदी अरब से वापसी पर इस अहम फैसले के बारे में वो इसका ऐलान करेंगे। तो आज यकीनी तौर पे अगर हम देखें तो सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने उस वक्त भी, आज से 3 हफ्ते पहले भी लेफ्टिनेंट जनरल जो नदीम अहमद अंजुम है उनका नाम लिया जा रहा था कि वही होंगे, और आज वही हुआ। लेकिन दोनों तरफ से फेस होगी कि जनरल फैज़ हमीद साहब को भी नवंबर तक काम करने का मौका दे दिया गया। और उसके लिए वज़ीर आज़म पहले ही कह रहे थे कि अफगानिस्तान की बदलते ही सूरत हाल के मद्देनजर बाज़ ऐसे नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं जिनमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की मौजूदगी। लेकिन मतीन, ये जो एक मतीन हैदर, हम लोग तो खैर, मैं तो बिल्कुल कतई तौर पर इससे बारीकियों से और इस डायनेमिक्स से वाकिफ़ नहीं, कि ये कहा जा रहा था कि परवेज़ हमीद अगर वहाँ नहीं जाते
तो फिर वो जो 1 साल का पीरियड होता है किसी को कोर कमांडर रहने का, तो फिर वो जो आर्मी चीफ अगले होते उस पर असर पड़ता। तो ये कोई ऐसी टेक्निकलिटी थी क्या? ऐसी होता है? ये नहीं, आपके हमारे यहाँ तो 10 साल ज़िया-उल-हक मौजूद रहे, अयूब खां उससे पहले 10 साल रहे, परवेज़ मुशर्रफ भी 10 साल गुजार गए, 2 बार हमारे कियानी साहब को भी एक्सटेंशन मिला, बाजवा साहब को भी मिला। मैंने ये कहती है, ये ऐसी चीज़ काउंट होती है वैसे मतीन? जी बिल्कुल बरेलवी साहब, ये जो रूल्स हैं उनके मुताबिक होती है। आज आपको बताते चले, क्योंकि अब तो अपॉइंटमेंट का ऐलान कर दिया गया है। जो पहले वजीर आजम इमरान खान साहब ये चाह रहे थे कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस को एक कोर का दर्जा देकर इसी के ऊपर जनरल फैज को रखकर वही कोर इनको का एक्सपीरियंस काउंट करते हुए इनको आर्मी चीफ बना दिया जाए। लेकिन वजीर आजम को जब बताया गया कि जब अगर वो आईएसआई को एक कोर बनाएंगे तो वो उनके मातहत नहीं रहेगी, जबकि वो आर्मी चीफ के अंडर चली जाएगी और फैज उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, आंसरेबल नहीं होंगे। तो ये टेक्निकल नुकता जब आया तो फिर उसके बाद वजीर आजम को ये भी बताया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अगले बरस आर्मी चीफ के लिए क्वालिफाई करना है। दैट मीन अभी हतमी फैसला नहीं है, लेकिन जो 3 टॉप के कैंडिडेट्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शाह जो पिंडी के कोर कमांडर है, और अब ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। तो आपका जो नुकता है कि इसमें टेक्निकली ये बात जरूरी है कि 1 साल का कोर कमांडर का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। वो क्वालिफाई करता है एक लेफ्टिनेंट जनरल को। मतीन से एक तो ये अच्छा हुआ कि जो यानी टाइमिंग बड़ी अहम है। 2 दिन पहले भारत को शिकस्त देना, मेरा ख्याल ये एक तो महंगाई पस मंजर में चली गई, भले हमारे साकदार दादा शुमार दें, अपोजिशन जल से निकाले जुलूस, दूसरे जो DGISI का फैसला, ये 2 बड़े फैसले थे जो मैं बाजारी जबान में कहूँ कि हुकूमत की अभी महंगाई तो खैर अभी तक अपनी जगह मौजूद है, नून लीग और पीपल्स पार्टी का खतरा नहीं, लेकिन थोड़ा रिलैक्स जरूर हो जाएंगे मेरे ख्याल में 2 हफ्ते तक, जब तक एक तो ये मैच चलेंगे, जीत का सिलसिला रहेगा और ये मसला हल हो गया। ऐसे ही है ना मतीन? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो इंडिया को जो पाकिस्तान ने एक 10 विकेटों से तारीखी शिकस्त दी, इससे महंगाई के ऊपर जो एक शोर शराबा हो रहा था वो बिल्कुल डाइवर्ट हो गया। और दूसरा, आज उसके बाद भी डाइवर्शन मजीद हो गई, क्योंकि मतीन हम बड़ी जज्बाती कौम है। मैं भी जो है बाकी छोड़ छाड़ के, बल्कि अभी भी मैंने कहा दूसरा टीवी भी लगाओ जाके, मैं एक तरफ जब ब्रेक आए तो मैं न्यूजीलैंड का मैच देख सकूं। शुक्रिया मतीन हैदर, जिस 2 बड़े अहम जैसे डेवलपमेंट हुए, हुकूमत के हक में गए, तो पाकिस्तान की जीत हिंदुस्तान के खिलाफ तो आपको इल्म है इतनी हाइप क्रिएट हुई, लोग बिल्कुल कहते हैं कप्तान की टीम थी ना इसलिए जीत गई, खान साहब ने क्रेडिट ले लिया उसका। और दूसरे, आज जो एक अहम हसास इशू पर फैसला हुआ। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और बहुत बड़ा इंसानी अलमिया यहाँ जन्म ले रहा है कि मोहतरम चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कि धमाके से, जी हाँ धमाके से जो है नस्ला टावर के मकीनों को जो है नस्ला टावर के मकीन जहाँ मौजूद हैं उसे उड़ा दिया जाए। मैं खुद वहाँ गया था, 99 घरों के फ्लैट के लोग बेकसी की तस्वीर बने थे। मोहसिन शेखानी साहब भी वहाँ मौजूद थे, आबाद के तमाम बेबस नज़र आ रहे थे। मैं ब्रेक के बाद आपको नस्ला टावर ले चलूँगा जहाँ मैंने कहा कि इन लोगों से हमदर्दी का इजहार किया जाए, साथ ही चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की जाए कि इस हुक्म में ताख़ीर कर लें। लाखों केसेस बड़े बड़े मुजरिमों, कातलों, डाकुओं के पड़े हुए हैं, तो इस केस में तो इंसानी मसला है, क्यों नहीं ताख़ीर हो सकती? वो तो कहते हैं हम जाने के लिए तैयार हैं, हमें कंपनसेशन तो दें, पैसे तो दें। तो इस पर मैंने कहा ना, ब्रेक के बाद आप मुझे देखेंगे नस्ला टावर के मकीनों के दरमियान। हमारे साथ रहिए।
जी हाँ, मैं उस बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ जहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ ने कहा है कि इसे धमाके से उड़ा दिया जाए। मेरे ख्याल है कि आज तक मैंने किसी भी छोटी बड़ी कोर्टों का किसी इमारत के बारे में ऐसा फैसला नहीं सुना होगा। ये जो नस्ल टावर जो आजकल हमारे स्क्रीनों पर ख़बरों में है, 2013 में बना, लोगों ने पैसे देते हुए सब कुछ उनके कागजात देखे। 2017 में यहाँ ये लोग यहाँ मुकीम हुए और 4 साल तक बहरहाल ये मुकदमा चलता रहा। वो ये कहते हैं जी इसकी बिजली काट दें, लेकिन ये नहीं बताते कि ये जो 99 लोग कम से कम इन फ्लैटों में रह रहे हैं, हज़ारों की तादाद में दरमियाना तबके के लोग होंगे, गरीब मेहनतकश लोग होंगे। शायद इनके बाहर से दोस्त ने अहबाब ने मिलकर उन्हें इतने पैसे दिए होंगे कि जिन्होंने किस्तों में ये फ्लैट लिया होगा। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। कब आई थी आप? जब ये बिल्डिंग बन के अलाटीज को दिया गया, 2013 में रह रही हूँ जी। 2013 में ये बनी, 2017 में आप अलॉटीज हुई। जी जी। तो फिर सब यहाँ पर केडीए, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, हर चीज़ लीगलाइज, बिजली। देखिए, जहाँ तक पेपर की जो हमें दिखाए गए बिल्कुल जेन्युइन थे, सही थे। हमने जो है वो देख कर ही लिया है। यकीनन आप भी समझ रहे हैं कि यहाँ जो रहने वाले हैं वो कब्जा तो नहीं करके बैठे हुए ना। तो ये मसला कब शुरू हुआ? ये मसला आपके सामने ही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अस्कुर नोटिस इसी बिल्डिंग का क्यों दिया? देखिए, ये तो सवाल वहाँ बनता है। जैसे अभी हाफिज़ नईम साहब कह रहे थे कि फिर कुछ कहना भी वो मुसीबत ये हो जाती है कि जी अदालत के ख़िलाफ़ हमने बात कर ली, हम तो फैसले पे बात कर रहे हैं कि जी फैसला बहुत गलत आया है। चलें ठीक है, अगर इसको गिराना ही मकसूद है तो कम से कम जो हमारे पैसे हैं वो तो इसको तो कोई मेक श्योर करे ना। उसने कहा इस वक्त क्या है मुतालबा है कुछ, वो कहेंगे जी वो पिछले जो आपने दिए थे वही पैसे ले लो। मतलब आपने जब बुकिंग कराई थी कितने को? बात ही नहीं हुई। और मैं आपको बताऊं बरेली साहब कि आप ये देखिए कि पूरे आपको मामले में सिंध गवर्नमेंट कहीं नज़र आ रही है। सिंध गवर्नमेंट पैसे दे दे, आ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, हम टैक्स पेयर है ना, हमारा तो अपना ही पैसा आप लोगों के पास जमा होता है। वो आइए, दीजिए, पैसे दे दीजिए, आइए। कोई आ नहीं रहा, उनकी नुमाइंदगी तो कोई भी यहाँ नहीं कर रहा। सिंध गवर्नमेंट करने अभी तक कोई आपसे पुरसान नहीं, कोई वजीर नहीं आया। अच्छा, ये सिवाय जमात इस्लामी वाले आ रहे हैं और जो शहरी हुकूमतें हैं? इस्लामी वाले तो शुरू दिन से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बिल्कुल साथ हैं। और ये जो हमारी कराची की और नुमाइंदा जमातें MKM हुई थी, उसके मेरे मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जो मेरे सामने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को मैं शुरू दिन से देख रही हूँ। अरे भाई, अब ये चीफ जस्टिस का ऑर्डर है, लोग वैसे ही थर्राते हैं। कल भी मैंने बड़ा आजिज़ाना दरख्वास्त की थी कि इन लोगों का केस सुना जाए, और आप वे आउट ये कहते हैं कि अगर हमें पैसे दे दिए जाएं। अव्वल तो मैं ये सोच कर, इस तसव्वुर से कि एक घर बनना, एक बिल्डिंग बनना, एक फ्लैट बनना, फिर उसमें लोग फर्नीचर लाते होंगे, उसमें बल्ब लगाते होंगे, एसी लगा, नहीं, घर बनने में सालों लग जाते हैं, उन्हें आप एक धमाके से कैसे उड़ा देंगे, ये तसव्वुर में भी नहीं आता। उड़ा सकते हैं भाई, ये उड़ा सकते हैं। ये दुनिया के अंदर जो है ना, पाकिस्तान को जलालत के मौके पर ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है भाईजान। क्यों पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं? गलती हो गई सर, 30 साल बाहर रह के आ गया पाकिस्तान वापस। ये आज तक कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि धमाके से किसी बिल्डिंग को उड़ा जाए। वो कैसे सर, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये वहाँ से धमाके पैदा कर सकते हैं जहाँ से पॉसिबल भी नहीं होगा। आपने कोई क्या तरीका जो बताया, आजमाया? कुछ नहीं। अब भी चले, फिर भी एक बार फिर आप ज़रा सा थोड़ा सा फरमा दें, शायद उन तक उनके माशाल्लाह उनके भी बाल बच्चे होंगे, फैमिली होगी, उन तक पहुँचे। वो तो सर प्रोटोकॉल में रहते हैं सर, वो माशाल्लाह प्रोटोकॉल में रहते हैं। इतनी बड़ी माशाल्लाह सीट के हामिल हैं। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक उनको बरकतें दे, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों को बरकतें दे, क्योंकि वो प्रोटोकॉल में रहते हैं। वो पाकिस्तानी असल शहरी हैं। आप क्या कहते हैं? एक मतलब एक वे आउट कि जो आपका मालिक तो है ही नहीं ना, कहीं है, नज़र आता है ना कहीं है। अच्छा, मुझे एक आप ये बताइए कि चले वैसे बात कर लेते हैं कि जितने जितने बड़े भी ओहदों का आप नाम ले लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लेती, क्या उन सब की सैलरी हमारे टैक्स से नहीं जाती और हमें ही नहीं सुना जा रहा? आप ये बताइए। अच्छा, एक कोई रिटायर होता है बड़ा ओहदे का, उसके लिए अलग कॉलोनियां बन जाती हैं।
बेहतरीन किस्म के घर बनते हैं। आप छोटे किसी इलाके में जाइए, आप एक एक्स्ट्रा कमरा तो डाल के दिखाइए, ऊपर तोड़ के गिरा देते हैं कि जी आपने ये नाजायज और बना जितने भी कंटोनमेंट हैं डिफेंस को जो है वो हैदराबाद तक की बिल्डिंग दे दी, जमीन दे दी गई है, बाकी लोगों को ज़मीन दे दी गई है, आप लोगों को भी ज़मीन उतनी दे और दें। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं ना कैसे हो जाता है, हम जो सोचते हैं अगर ये हो सकता है तो कोई ना कोई गुंजाइश जिसको बचने की भी तो निकल सकती थी, यकीनन कोई ना कोई गुंजाइश होगी। पैसे दिलाए, खत्म करें स्टोरी को, क्यों ये सारी उसे बातें खत्म हो गई, गैस, पानी, सीवरेज, लाइट, अब कुछ भी नहीं है। तो बात तो आप बताइए किस बात पर आप बात करेंगे, पैसों पे ही बात करेंगे ना, वो दिलवा दीजिए और खत्म बात। पैसे नहीं दे रहे, पैसे कहाँ दे रहे हैं? आपके सामने बैठे हुए हैं, पैसे दे रही होते तो ये हाल होता हमारा। किधर है मालिक? उसको कटहरे में क्यों नहीं लाए? किसी को नहीं ला सकते सर, छोड़ दे, ये बातें बेकार है, ये बिल्कुल बेकार है, ये बातें करना फजूल है, ये नहीं हो सकता। आपने देखा कि ये मैं इनके साथ बैठा हूँ और ये कहते हैं बातें करना भी फजूल है, और फिर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब का मैं फिर ये कहूँगा कि हम बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन आपने इस इंसानी अलमिया को उस तरह क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं समझा? यहाँ आए कभी कोई चीफ जस्टिस या उनका कोई जज या कोई आया नहीं आया? आपने करते हैं आप चीफ जस्टिस से, खुदारा बड़ी मेहरबानी, आप पूरे अमल ऑर्डर पे अमल कराएं, हमें हमारे पैसे दिलवा दें, हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। सुना आपने ये कहना है जी, आप यहाँ आके तो सुने, यानी मैंने देखा है कि अदालतें जाती नहीं हैं उन मकामात पर, अगर कोई बड़े आदमी का बड़ा वाक़या सानिया होता है तो अदालतें पहुँचती हैं ना। ये इतना बड़ा अलमिया, और मैं क्या कहूँ इनके दरमियान बैठा हुआ हूँ, हम भी वहाँ से एक तवील फासला तय करके आए। आज हमारा भी अपना कोई घर नहीं है, किराए का घर बदलते हैं तो हमें पता चलता है उस घर में दूसरे घरों का मुकलना कितना मुश्किल होता है, और अपना जिसका मालिक हो वो घर अपना छोड़कर कैसे जाएगा, कितना बड़ा ये अलमिया है। हम भी हमने पूरी तीसरी जनरेशन यहाँ पाकिस्तान की बैठी है, आप भी कराची के शहरी हैं चीफ जस्टिस साहब, यहाँ के आपने तालीम हासिल की है, फिर यहाँ आप वकील से जज बने और आप इतने आला मकाम पर पहुँचे, और आपको मैंने पहले भी कहा कि ये लाखों लोग जो करोड़ों अरबों रुपए लूट कर ले गए, वो उनका लूटा हुआ पैसा नहीं आया। ये जो सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में अगर चलता हुआ चले जाऊँ तो बेशुमार बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, 450 बिल्डिंगें वो खड़ी हैं जिसे गिराने को हुक्म दे दिया, सिर्फ और सिर्फ नस्ला टावर। मुझे नहीं इल्म कि शायद क्या कोई इसमें जिन लोगों ने ये बिल्ड किया कि इनके खिलाफ एक इनको बेदखल किया जाए, इनके यहाँ से निकाला जाए, और फिर आखिर ये कि इन्हें धमाका दिया है। कौन सा जुर्म इन लोगों ने किया है? और अगर इन्होंने जुर्म किया है, मैंने पहले भी कहा, फिर आपको 1000 नहीं 1 लाख टावर गिराने पड़ेंगे, 1 लाख टावर, उन सबको फिर करिए, फिर यहाँ कहेंगे हाँ जी अगर हमने गलत करा तो बाकी जगह भी गलत होगा। अभी 3 दिन है, बिजली पानी कहते हैं गाछ आपने काट दी है, वक्त नहीं गुजरा है, हमारी तो कोशिश है। मेरी एक हम्बल एक सहाफ़ी की हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से, यहाँ रहने वालों की हैसियत से, हमारे आबा अजदाद ने यहाँ बड़ा शहर के लिए काम किया है, तालीम के लिए, इसको बनाने के लिए, तो हमारा भी तो हक़ है कि हम आपके सामने अपील करें। वहाँ आपने अपील नहीं सुनी, हम आपकी आप लोग कहते हैं रात के 2 बजे भी जो है, अब मैं मिसाल नहीं दूंगा, जो काजी होते थे और खुलफा होते थे वो सुना करते थे। आखिर इन लोगों की दाद दसी क्यों नहीं सुनी जाती? ये जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, इन्हें देखें, इनको ये एक आम खातून है ना, ये कोई बहुत बड़े घरानों की पजेरों वालियाँ गार्डों के साथ आने वाली नहीं, बेबस मज़लूमियत की तस्वीर बने बैठी हैं कि चीफ साहब अभी भी आपसे उम्मीद है, अभी आखिर वक्त तक हम उम्मीद रखेंगे। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज़ चीफ जस्टिस साहब, मुझे खुशी हुई कि मैंने मोहसिन शेखानी साहब को देखा, हमारे बिल्डर के हवाले से और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत बड़ा नाम, इनके वालिद शेखानी साहब की बड़ी खिदमत है, मेरी उनसे वाकफ़ियत है। शेखानी साहब, ये जो गैर मामूली फ़ैसला है, और मुझे इल्म है कि आपकी शख्सियत ऐसी नहीं है कि मैं कुछ कहूँ और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से कोई आपको ऐसा कुछ आए कि जिससे मुश्किल हो, लेकिन इतने अरसे से आपकी फ़ैमिली काम कर रही है, आज तक आपने कोई ऐसा फ़ैसला सुना
हमने पहली दफ़ा ये चीज़ देखी है, ऐसे कभी चीज़ नहीं हुई है। और इलीगलिटीज़ के हवाले से भी जो चीज़ें ऑर्डर में 2 चीज़ें बयान की गई हैं, और 2 चीज़ें ये है कि एक 780 गज़ ज़मीन सही है और 340 गज़ ज़मीन इंक्रोचमेंट है। और दूसरा उन्होंने लिखा है कि इसमें जो अलॉटीज़ हैं उनको कंपनसेशन दिलाया जाए। आज 27 तारीख का नोटिस था, 26 तारीख को इन्होंने अलॉटीज़ को बुला लिया, यहाँ पे आ गए और इन्होंने सारी यूटिलिटीज़ काट दी। और 27 तारीख को भाई इनकी पहले मीटिंग होनी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर को इदारों ने भी तो उसी तरह इम्प्लीमेंट करना है जिसने लिखा हुआ है। वो हम बात की बात है, जिस तरीके से भी ऑर्डर है क्या नहीं है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये था कि जो यूटिलिटीज़ थी वो ना काटी जाए। सबसे पहले इन लोगों को, आम लोगों को जिन्होंने एनओसी देख के प्रोजेक्ट बुक कराया है, उनका कोई कसूर नहीं, कंपनसेशन देना चाहिए। फिर आपको देखना चाहिए कि जिसने ज़मीन दी है उसने गलत दी है तो उसको सिंधी मुस्लिम को बुलाना चाहिए, सोसाइटी को। आपको इदारों को बुलाना चाहिए जिन्होंने एनओसी दी और जिन्होंने अप्रूवल्स किए। आपको बाकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को बुलाना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी लगानी चाहिए कि कंपनसेशन पहले करें, उसके बाद उसको तोड़ना हो तोड़े। जब ये जो बिल्डर्स थे जिन्होंने ये बनाया, क्या वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके मेंबर हैं? जी हाँ, आबाद के मेंबर हैं, हमारे कांटेक्ट में हैं। हमने उनको कल भी बिठाया था और हम खुद चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट के साथ बैठे और हम कोई कंपनसेशन का वे आउट निकाले। जो बिल्डर कर सकता है वो बिल्डर करे, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर सकती है। हम एक मिलजुल के एक पूरा बनाएं ताकि लोगों को हम कहीं रिलीफ दे सके, ना कि इनकी बिजली पानी आप सेवरेज काट के इन लोगों को दरबदर कर देंगे रोडों पे। इससे पहले किसका कंपनसेशन मिला इस मुल्क में? नहीं, लेकिन जब ये केस नीचे हाई कोर्टों में आया, सुप्रीम कोर्ट में आया, तो ये जो आप सॉरी टू से कि इनके लॉयर ने अच्छा केस नहीं रखा, आप खुद इसमें पार्टी क्यों नहीं बने जब हो रहा था? देखिए, हम खुद साथ थे, हम पार्टी बनना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त हमें बनाया नहीं गया। और मसला ये था कि दोनों अलॉटी भी पार्टी थे और बिल्डर भी पार्टी था। दोनों ने रिव्यू भी पिटीशन दोनों रिजेक्ट हो गई और दोनों सूरतों में पहले ये कहा गया कि ये नाले पे 100 मोटो नाले पे लिया गया था। अगर नाले पे था तो हम कहते बिल्कुल सही है, तोड़ देना चाहिए, कोई गलत बनी है। लेकिन जब नाले पे नहीं था तो फिर इनको कहा गया कि रोड पे है, रोड नापे गए, रोड पूरे थे। फिर कहा गया कि ये ज़मीन पे इंक्रोचमेंट है, इनकी 780 गज ज़मीन लीज है और बाकी अलॉटमेंट है, लीज नहीं है। तो जो अलॉटमेंट है पूरे शहर में अलॉटमेंट पे ही हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसका मतलब कि टाइटल हर जगह प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मुश्किल हो गई है, मैं समझता हूँ। ये जो कराची बिल्डिंग अथॉरिटी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गालिबन कोई कराची में 400-450 बिल्डिंगों के बारे में तो ये कह दिया गया है ना कि इन्हें फौरी तौर पर गिरा दिया जाए। पता नहीं कितनी बिल्डिंगें ऐसी हैं कि जो नालों पे खड़ी हैं, फिर नाजायज तजावुज़ात, ये इसको स्पेसिफिक क्यों ले लिया? मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ही 7-8 ऑर्डर है इससे पहले बिल्डिंग गिराने के, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इस पे इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए फुल दबाव है कि इसी को डाला जाए। इलीगल जो अप्रूवल के बगैर कंस्ट्रक्शन हो रही है, 400 बिल्डिंगें हो रही हैं, हम कह रहे हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। ये तो अप्रूवल के साथ लीगल बिल्डिंग है, तो हम लीगल काम करना तो हमारे लिए मुश्किल हो गया। इसके बाद कौन आदमी हम पे भरोसा या आबाद पे करेगा? फिर अब क्या होगा? अभी मेरे ख्याल में बिजली पानी काटने आ जाएगी, फिर पुलिस आएगी, दंगा होगा, फसाद होगा, लोग पहले ही महंगाई तले एहतजाज कर रहे हैं और फिर दिमाग में तो ये सोच रहा हूँ, ये जब धमाके से उड़ाएंगे किस तरीके से, जब उड़ाया जाएगा, खुदा ना करे, सॉरी टू से, आज तक कभी सुना है कोई धमाके जरिए उड़ा? वो तो कोई धमाके जरिए में 9/11 में सुना है कि ज़रूर उड़ाया गई थी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तो अल जजीरा का बिल्डिंग जैसे इसराइल ने गिराई थी, अगर ऐसे ही हम कोई टेक्नोलॉजी इसराइल से ले आए तो मेरे ख्याल से कैसे उड़ाई थी? वो उन्होंने रॉकेट मार के उड़ाई थी। इसको रॉकेट मारा जाएगा क्या सऊदी कुतरे हैं? नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो मुमकिन नहीं है, मुमकिनात नहीं है, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि इस पर कंसिडर करना चाहिए। जब आपने सब जगह दुनिया में रेगुलाइज़ किया, पूरे पाकिस्तान में बनी गाला को हमने रेगुलाइज़ किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को रेगुलाइज़ किया, तो इसको क्यों नहीं? मतलब ये कहाँ के लोग हैं? ये भी तो आपके लोग हैं, ये क्या करके आए हैं? अगर कहीं इन लोगों की गलती नहीं है तो आप खुदारा इनके साथ रहम करें। बहुत मुश्किल कंडीशन है, ये वाइट कॉलर लोग हैं, ये मर जाएंगे, ऐसे ही मर जाएंगे।
टीवी में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। गो के क्रिकेट आपको इल्म है कि पाकिस्तानियों के ब्लड में है, इसलिए जो भारत से जीत हुई है तो वक्ती तौर पर तो लोग महंगाई को भूल गए हैं और सारी तवज्जो उनकी क्रिकेट ही पर है। और लेकिन जो अभी जो आदाद शुमार आ रहे हैं कि 70 साल में का रिकॉर्ड टूट गया है। हमारे सागडार साहब भी बड़ा हिसाब किताब लेके आए कि डॉलर उनके दौर में तो बड़ा ठीक ठाक था, पीर पार्टी के दौर में भी ठीक ठाक था, बस खान साहब ने सब हर मामले में तेल का रिकॉर्ड टूट गया, डॉलर कभी इतने ऊपर नहीं गए थे और टमाटर हर चीज़ पर हुआ। बज़ाहिर कौन सी हुकूमत चाहेगी कि ऐसे फैसले करे जिससे महंगाई जो है उसके लिए महंगाई का हथियार अपोजिशन के पास चले जाए। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है। मेरे साथ बड़े सीनियर सीजेंट जर्नलिस्ट और इकॉनमी पे बड़ी दरक है गहराई और गहराई से मेहताब हैदर मौजूद हैं। मेहताब, वैसे एक आम ख्याल पाया जाता है ना कि कौन सी हुकूमत ये चाहेगी, और अगर आपको थोड़ा सा अगर मैं ये कहूँ कि जब जालिब साहब थे तो उन्होंने एक बार एक शेर लिख दिया कि 20 रुपया मन आटा, उस पर भी है सन्नाटा 60 की दहाई में। तो बाद में वो जब अयूब खान की हुकूमत उतर गई, कहते हैं महंगाई भी था, तो अयूब खान ने कहा बुलाओ ना उस शायर को जो बड़ा 20 रुपये महीने आटा था, अब 40 रुपये बिक रहा है, अब क्यों नहीं ये शेर पड़ता है मेरे सामने। खैर ये तो बात हुई। तो ये कौन सी हुकूमत चाहेगी कि महंगाई इतनी बढ़े कि वो मौसर हथियार बन जाए अपोजिशन का? तो असबाब क्या हैं? हुकूमत के इक़्तिसादी मैनेजर्स, आलमी के साथ बाजारी, ये क्या मेहताब? सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि इस टाइम मेजर कॉजेज हैं महंगाई के हवाले से। एक तो सर इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज और जो पी ऑयल की प्राइसेस हैं पेट्रोलियम की, उनके अंदर जो है वो खासा इजाफा हुआ है। और वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स ये बता रहे हैं कि कमोडिटीज मार्केट में और जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं इंटरनेशनली, ये खासी ज़्यादा बढ़ी हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पाम ऑयल जो है वो तकरीबन कोई 400 से 500 डॉलर पर टन था, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस $1400 तक जो है वो जा चुकी है। 3 गुना से 4 गुना से ज़्यादा जो है उसके अंदर इजाफा हो चुका है। और इसी तरह जो बाकी कमोडिटीज़ की प्राइस थी उसमें भी इजाफा हुआ है, जो पेट्रोलियम की प्राइसेस थी उसमें भी इजाफा हुआ है। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपने IMF की शराइत के तहत कुछ ऐसी शराइत मान ली, मसलन डिवेल्यूएशन की वजह से जो करेंसी की डिप्रिसिएशन हुई है उसकी वजह से वो जो महंगाई थी उसका मल्टीप्लायर जो है वो उसके ऊपर असरात मुरतब हुए हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है। आप एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद पिछले साल आपने कोई $8.4 बिलियन की कमोडिटीज जो है वो इम्पोर्ट की हैं। आपने गन्नम इम्पोर्ट की है, आपने शुगर इम्पोर्ट की है, आपने पल्सेस इम्पोर्ट की हैं, आपने पाम ऑयल इम्पोर्ट किया है, हत्ता कि आपने कॉटन इम्पोर्ट की है, बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री। और मैं आपको बताऊं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी कि आप कमोडिटीज इतने मैसिव जो है वो आप उसको इम्पोर्ट करते। शुगर का और गन्नम का क्राइसिस से अगर ये हुकूमत कहती है कि मैं समझता हूँ कि इसमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिसमैनेजमेंट जो है वो शामिल थी। तो एक तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ज्यादा हुई, कोविड से जब निकले तो डिमांड जो है वो हुई, सप्लाई साइड की डिसरप्शंस थी, एक उसका इफेक्ट आया। दूसरा जो IMF के प्रोग्राम में गए तो हमने IMF की कुछ पॉलिसीज जो है वो इनसे इत्तेफाक किया और करेंसी को इस हद तक डिप्रिशिएट कर दिया कि जिस हद तक शायद करेंसी की डिप्रिसिएशन नहीं बनती थी। लेकिन मेहताब आपकी ये तमाम बात दुरुस्त है, मेहताब ये तमाम आपकी बात दुरुस्त मैं मानता हूँ, लेकिन मतलब खान साहब एक पॉपुलर लीडर की हैसियत से रहना चाहते हैं ना, तो आपके ख्याल में वो भी इसको देख रहे होंगे। अब जैसे लोग कहते हैं जी देखा क्रिकेट की था, खान साहब ने खुद टीम चुनाई करी, तो वो जो इक़्तिसादी मैनेजर्स हैं, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि नहीं हफीज शेख होता तो इतनी मुश्किल में न डलवाता, फला होता तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता, तो पास में भी हमने देखा है। तो आप ये समझते हैं कि इक़्तिसादी मैनेजर्स हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बहरहाल वो तो प्राइम मिनिस्टर की होगी ना, यही कोई कहेंगे आप जी? आपने देखे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कलेक्टिवली तो प्राइम मिनिस्टर की और उनकी कैबिनेट की है ना जी, क्योंकि वजह ये है कि आपने देखे आप 4 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील कर चुके हैं, पता नहीं कितने फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं, चेयरमैन FBR कितने चेंज हुए हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर ऑन एवरेज देखें तो 6 से 7 महीनों से ज्यादा
इन्होंने किसी को काम करने का मौका नहीं दिया। लेकिन बुनियादी तौर पे वजह ये है कि जब तक पूरी की पूरी एक सिंक्रोनाइज अंदाज में आप पॉलिसीज को नहीं चलाएंगे तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली गवर्नमेंट की और प्राइम मिनिस्टर की आती है। और चूंकि अल्टीमेटली तो उन्होंने ही लोगों के पास वापस जाना है और लोगों से दोबारा वोट मांगने हैं बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी। तो अब देखना ये है कि ये इन्फ्लेशन जो है इसकी कॉजेज जो है वो हमें बिल्कुल ये बात ठीक है कि 40 to 50% इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस की वजह से है, 20-25% जो है इसमें डिवेल्युएशन का किरदार है और 10 से 15-20% जो है मिसमैनेजमेंट का भी रोल है। तो जहां पे वो चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं उनको करनी चाहिए। अभी आप देखें कि गवर्नमेंट एक प्लान कर रही है कि एक टारगेटेड सब्सिडी दी जाए ताकि जो वाकई गरीब लोग हैं जो कि बिल्कुल पिस गए हैं सारी इन्फ्लेशन के अंदर, उनको कुछ ब्रीदिंग स्पेस जो है वो मिल सके। और मैं समझता हूँ कि अब देखना ये है कि गवर्नमेंट के पास कितने रिसोर्सेज हैं कि वो इफेक्टिवली इन चीजों को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके। एक और सबब नहीं मेहताब के यानी जो खान साहब ने बहुत पॉपुलर ऐलान किए थे, और अगर ऐसा लगता भी कि हमें नज़र आता कि इनके वजीर जो हैं वो चले टोयोटा कोरोला में घूम लेते, अगर कल्टस वगैरह घूमे तो और बात थी। गवर्नर हाउस भी मौजूद हैं, ऐवान सदर भी मौजूद हैं, पजेरो भी इनकी मौजूद हैं, हवेलियाँ भी मौजूद हैं, दौरे ही मौजूद हैं। तो एक वजह ये भी जब ये लोग देखते हैं कि अशराफिया और हुकूमत के लोगों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम लोग जो बड़ी गाड़ी वाले छोटी गाड़ी में आ गए, मोटरसाइकिल पे आ गए, ये भी एक फैक्टर है वैसे जो लोगों का गुस्सा है महंगाई के वाले से। मैं समझता हूँ जो एक्सपेक्टेशंस थी डेफिनेटली उसका बिल्कुल रोल है। आप ये देखें ना, जब ये शुरू में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस की गायें और भैंसे भेज देंगे, फिर उन्होंने कहा हम गाड़ियां भेज देंगे। तो ये सिंबॉलिकली तो चले ठीक है, इन चीज़ों के जो है वो असरात हैं, लेकिन जब आप इतने इतने बड़े दावे करके आते हैं और फिर उसके नतीजे में आप देखते हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं या जो बाकी लोग हैं उनकी जिंदगियों में तो असर नहीं पड़ रहा, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी वाकई चोक हुई है और उसकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है, तो डेफिनेटली ये भी एक कंट्रीब्यूट करता है और लोगों का गुस्सा जो है उससे डेफिनेटली बढ़ जाता है। क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि आप ये देखें कि जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कितनी, हालांकि ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन वो उसका बड़ा माइन्यूट किस्म का कोई बजट के ऊपर जो है वो असरात हैं, लेकिन आम आदमी को जो है उससे डेफिनेटली उसमें गुस्से में इजाफा होता है जब मुझे देखता है कि उसकी मुश्किलात ज्यादा हैं लेकिन बाकी लोगों की जिंदगियों पे इतना जो एलीट। शुक्रिया मेहताब हैदर, बड़े सीनियर और सीजन, जैसे मैंने कहा हमारे इकोनॉमिस्ट जर्नलिस्ट हमें बता रहे थे कि वो के बहरहाल जो जिस पे गुजरती है वही जानता है, जिस तरह पाकिस्तान के करोड़ों आवाम पर महंगाई के सबब जो बोझ पड़ा है, बाकी ज़िंदगी जीना जो है अजीरन हो गया है। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।